बात करेंगे पुलकित तो बात बढ़ जाएगी, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो बात रह जाएगी। क्या करें? सही बात है। वैसे तो क्यों ना खूब बातें करें। आज जन्म दिवस है मन्ना डे जी का और बलराज साहनी साहब का, तो आइए खूब बातें करें उनके बारे में। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मिलवाते हैं एक ऐसे क्रिटिक के साथ जो कि हमें और बताएंगी इन दिग्गज कलाकार के बारे में, शोभनी सेन जी का। शोभनी जी, बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। थैंक यू। और क्या मुबारक दिन है आज, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। दो मुझे लगता है भारतीय सिनेमा के सबसे दिग्गज कलाकार, एक शास्त्रीय संगीत की बात करें या फिर जैसे मैंने कहा था कि आम लोगों के संगीत की बात करें, दोनों में ही दिग्गज। और वैसे ही बिल्कुल बलराज साहनी जी भी थे, है ना? बिल्कुल। मैं पहले ये बोलना चाहती हूँ कि ये मोन्टाज मैं देख रही थी और इतना अच्छा, इट्स सच अ ब्यूटीफुल स्टार्ट टू द मॉर्निंग विद सच ब्यूटीफुल टाइमलेस क्लासिक म्यूजिक ऑफ स्टॉलवर्ड्स ऑफ हिंदी सिनेमा। बलराज साहनी के बारे में जितना कहें कम है, बिल्कुल। और कहने में ये मतलब मैं बोल सकती हूँ उसके साथ कि वो एक बहुत ही एजुकेटेड एक्टर थे उनके टाइम के, और उनको फिल्म्स और सिनेमा बहुत बाद में उनके लाइफ में आई है। पहले वो एक प्रोफेसर थे, वो एक फ्रीडम फाइटर थे। महात्मा गांधी जी के साथ उन्होंने काम किया था। विश्व भारती यूनिवर्सिटी में रवींद्रनाथ टैगोर के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड थे, वहाँ पढ़ाते थे लैंग्वेजेस। और उसके बाद सिनेमा ऑल्सो हैपेंड क्योंकि उनको एक्टिविज्म थी उनके अंदर। हाँ। इप्टा के मेंबर थे। हाँ। और इप्टा में वो इप्टा स्टार्ट भी हुआ था, जैसे कि बहुत लोगों को पता है ये कि उनको थिएटर के थ्रू एक मैसेज कन्वे करना था, राइट? तो इस चक्कर में वो इप्टा इन बहुत सारे स्टॉलवर्ड्स ने एक साथ ज्वाइन किया था थिएटर में। अभी ही बता रही थी सोहेला जी कि उसी समय पर विजयानंद जी, चेतनानंद जी, देवानंद जी, सभी लोग इप्टा के मेंबर्स थे। मतलब कितना अमेजिंग हुआ होगा ना इप्टा में कि इतने स्टॉलवर्ड्स एक साथ। पृथ्वीराज कपूर भी थे वहाँ पे उन फाउंडिंग मेंबर्स में से। तो इप्टा से वो हिंदी सिनेमा में ट्रांजिशन हुआ उनका 1946 में। इंसाफ करके एक फिल्म थी, और तब से इतनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस दी है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि वो इतने पॉलिटिकली एक्टिव थे और फ्रीडम फाइटर थे, जैसे सबको पता है। वो बीच में जेल गए थे, और जेल से उनको परमिशन मिलती थी क्योंकि वो फिल्म एक्टर थे, तो परमिशन मिलती थी। वो बाहर जाके शूट करके फिर वापस जेल आ जाते थे। मतलब इट इज़ अ वेरी रेयर थिंग। और बहुत इंटरेस्टिंग। फिर वो एक टाइम पे बीबीसी में भी एक एज अ प्रेजेंटर थे, हिंदी ब्रॉडकास्टर थे। महात्मा गांधी ने ही उनको बोला गया था, उनको बोला था कि आप जाइए लंदन और वहाँ पे कीजिए काम। तो बीबीसी में भी काम किया था। तो बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है डेफिनेटली। बिल्कुल। और यही जो उनकी पर्सनालिटी है, जैसे आपने कहा, जो उनका एजुकेशन था, जो एजुकेशनल बैकग्राउंड था, उसके अलावा जितना वो पढ़ लिख रहे थे और अपने आसपास जो घट रहा था उसे अपने अंदर समाहित कर रहे थे, वही स्वतः एक्टिंग के रूप में स्क्रीन पर उतर आता था। उनको देख के कोई ये नहीं कह सकता था कि ही वॉज ट्राइंग टू एक्ट, ही वॉज जस्ट अ नेचुरल एक्टर, एंड वॉट एवर ही हैड इनसाइड हिम, मुझे लगता है वो एक्टिंग के रूप में ना वो धारा बस बह जाती थी स्क्रीन पे। क्यों? 2 बीघा ज़मीन की हम बात करें, गर्म हवा की बात करें, ये ऐसे परफॉर्मेंसेज हैं जिनके बारे में बोलते हुए भी रोंगटे खड़े होते हैं। बिल्कुल। और 2 बीघा ज़मीन एक ऐसी फिल्म थी, वो बलराज साहनी जी के लाइफ में बहुत लेटर आई। तब तक वो ऑलरेडी एक्सपोज थे टू इंटरनेशनल वे ऑफ वर्किंग, और लंदन में काम कर चुके थे। तो मैंने ये पढ़ा है कि बिमल रॉय ऑलमोस्ट रिजेक्टेड, उनको रिजेक्ट कर दिया था 2 बीघा ज़मीन के लिए पहली बार, क्योंकि जब पहली बार वो दोनों मिले, बलराज साहनी जी एक लंदन से टेलर्ड एक सूट पहन के आए थे, तो उनको लगा ये कैसे मजदूर का रोल कर सकता है। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड उसमें द एक्टर दैट ही वाज मेथड एक्टिंग करते थे। तो बंगाल गए, कोलकाता के रिक्शा पुलर्स के साथ टाइम स्पेंड किया टू गेट इनटू द कैरेक्टर। तो ऐसा टाइप का उनका एक रियलिज्म का जो एक कॉन्सेप्ट था, वो बलराज साहनी इनफैक्ट बहुत ज़्यादा लेके आए हिंदी सिनेमा में। उससे पहले थोड़ा सा ड्रामेटिक ओवर द टॉप था, बट उनकी फिल्म्स और उनकी
कैरेक्टर्स हमेशा नियो रियलिज्म जो बोलते हैं वो उनके किरदारों में बहुत झलक आती थी उनकी। भले ही हम 2 बीघा ज़मीन के इस किरदार की बात करें जिसकी कुछ झलकियाँ यहाँ पर हम और हमारे दर्शक अपने स्क्रीन में देख रहे हैं इस वक्त, या फिर हम बात करें काबुली वाला की, उफ अनदर क्लासिक। मुझे लगता है एक और काबुली वाला शायद बन नहीं सकती। बिल्कुल, ऐसी कहानी शायद अब और कोई लिख भी नहीं सकता है। इतनी मतलब वो कब लिखी गई थी? टैगोर ने लिखी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने, और अब इतने साल बाद भी उसका रेलेवेंस अभी भी है। एक इंसान की लॉन्गिंग टुवर्ड्स हिज फैमिली, वो एक मजबूरी की काम की वजह से, पैसे की वजह से वो घर से बाहर है, अपनी बेटी से बाहर है, से दूर है, और किसी और के बच्चे को अपनी उसमें प्यार देखते हैं जी। इतना ब्यूटीफुल वो है फिल्म है, एंड only Balraj Sahni could have done that role, right? And how it's connected, मन्ना डे जी और बलराज साहनी साहब का गाना साथ में, तो उस पे भी जैसे अब हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। ए मेरे प्यारे वतन, क्या गीत है। और इसमें आप देखेंगी हर जगह सिर्फ बलराज साहनी जी का क्लोजअप दिखता है ना, और अपनी आंखों से हर बात कह देते हैं वो। बिल्कुल, कहीं कुछ नहीं है कि कहीं उनको कोई मतलब ड्रामेटिक कुछ करना है। और देखिए क्या संजोग है कि इतना प्यारा गीत मन्ना डे ने गाया है और बलराज साहनी जी मन्ना डे जी वो बलराज साहनी के लिए काफी पॉपुलर गाने लिख चुके हैं। बिल्कुल एक अलग जॉनरा है उस गाने का। बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि दोनों कंटेम्प्रेरीज भी थे। हाँ। और मन्ना डे जी बलराज साहनी के लिए काफ़ी आइकॉनिक गाने गा चुके हैं, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मन्ना डे इनफैक्ट ज़्यादा कैरेक्टर एक्टर्स के लिए ही गाना गाते थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। यस, लीड एक्टर्स के लिए भी गाना प्लेबैक होता था, बट बलराज साहनी और मन्ना डे के भी काफ़ी मतलब आइकॉनिक सॉन्ग्स है जो अभी हमने देखे। तो मन्ना डे जी का फेवरेट गाना आपका कौन सा है? जिंदगी। हाँ, मेरा भी। मैं चाह रही थी कोई भी बोले। ये एक ऐसा गाना है आनंद का, मुझे लगता है जितनी बार मैं आंख बंद करके सुनती हूँ ना उतनी बार मेरे आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। वो आवाज़, वो रेंडिशन इस गाने का, मन्ना डे जी की आवाज़ में जो सच्चाई है, दिल को छू जाती है। बिल्कुल। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात अगेन इस गाने की है कि ये गाना सपोज पहले जब कंपोज हुआ था और जब मन्ना डे जी ने गाया तो ये एक बैकग्राउंड में बजने वाला था ये आनंद फिल्म में, पर राजेश खन्ना जी उनको इतना पसंद आया गाना तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे इस पे आई वांट इट टू बी फिल्म्ड ऑन मी। तो मतलब द सॉन्ग इट वाज क्लासिक, इट वाज टाइमलेस, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। रेस्ट इज हिस्ट्री, एब्सोल्युटली। बिल्कुल, वेरी ट्रू। तो अब एक फिल्म भी पूछ लेते हैं बलराज साहनी साहब की, जो इतनी फिल्म, और आपने कहा जैसे पॉलिटिकल कनेक्शन, उन्होंने एक उस टाइम को देखा है, उस दौर को देखा है। आपको लगता है कि उनकी फिल्मोग्राफी उन्होंने बहुत चूज़ करके ऐसे पॉलिटिकल पॉइंट्स पे बात किया? बिल्कुल। वो एज वी ऑल नो कि इप्टा के वो मेंबर थे और बहुत ज़्यादा एक्टिव थे पॉलिटिकली। तो उस टाइम जब वो फिल्म्स भी चूज़ करते थे उनकी पॉलिटिकल लीनिंग्स पे काफ़ी प्रभावित होता था उनका चॉइस ऑफ टेकिंग अप रोल्स। तो बिल्कुल गरम हवा तो ऑफ कोर्स सबको पता है, इट वाज सच अ इम्पॉर्टेंट पॉइग्नेंट फिल्म जो शायद आई थिंक हिस्ट्री में हम सबको हिस्ट्री लेसन की तरह देखना चाहिए। सिमिलरली 2 बीघा ज़मीन, सोशल मैसेजेस जिन फिल्म्स में होती थी वो फिल्म्स डेफिनेटली करते थे, और इस चक्कर में शायद कुछ फिल्म्स वो नहीं भी कर पाए। लेकिन लेटर इन लाइफ हम अगर वक्त की बात करें, वक्त एक टिपिकल मसाला मूवी थी जिसमें बलराज साहनी जी ने पिता का किरदार प्ले किया। तो एक तरफ हम गर्म हवा के उस पिता को देखते हैं और दूसरी तरफ हम वक्त के उस पिता को देखते हैं जो ए मेरी ज़ोहर ज़बी गा रहा है। और फिर क्या कहे, जैसे मन्ना डे जी ने जो उस गाने को कहते हैं ना एक बिल्कुल ऐसा बना दिया कि सदियों 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 तक जीवित रहेगा, अमर हो गया वो गीत। बिल्कुल। बट वक्त में एक मैं फिर भी वहाँ पे भी एक सोशल एक हल्का मैसेजिंग देखूंगी। हाँ। फैमिली साथ है, सर्कमस्टांसेस नेचुरल डिजास्टर के चक्कर में सेपरेट हो जाते हैं, तो मुझे लगता है वहाँ पे कुछ तो है, कुछ हाँ, तो ऐसे है। नहीं उन्होंने उस रोल के लिए हाँ किया होगा। वक्त वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म, इतनी अमेजिंग स्टार कास्ट थी कि मतलब
मैंने बहुत बचपन में देखी थी, बट मुझे लगता अच्छा ये भी है ऐसा लगता था। पर द फिल्म व्हेन अब बड़े होके सोचती हूँ, इट्स अ सोशल मैसेज ऑल्सो कि कैसे बिछड़ जाते हैं फैमिलीज। सो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म आई थिंक। तो उनकी आई थिंक हर प्रभावित होती थी हर से जी बिल्कुल। और मन्ना डे जी के लिए भी एक किस्सा है कि उनका एक ऐसा गीत जो अमर ही है, उसके लिए शायद उन्होंने पहले मना कर दिया था, एक चतुर नार है ना। जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक चतुर नार केम जब मन्ना डे ऑलरेडी थोड़े बहुत एस्टैब्लिश सिंगर हैं, उनको लगा कि ये ह्यूमरस गाना क्यों मैं गाऊं, हाँ। ये मेरे सीरियस इमेज के साथ नहीं जाता। मन्ना डे जैसे आपको पता है कि वो क्लासिकल सिंगर थे और क्लासिकल म्यूजिक बहुत उनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था। तो उनको लगा ये गाना जहाँ पे एक जुगलबंदी चल रही है, ऐसे फनी लिरिक्स है, ये उनके इमेज के साथ सूट नहीं करता है। बट थैंक गॉड उन्होंने फिर इसको रिकंसिडर किया इस गाने को, क्योंकि क्या गाना है सही में, क्या गाना है, सुन लेते हैं ना? बिल्कुल 2 लाइनें, चलिए। क्या गाना है। पर मन्ना डे जी क्या एक असिस्टेंट म्यूजिक कंपोजर भी रहे हैं क्या एस डी बर्मन जी के साथ? सच है? बिल्कुल बिल्कुल। और नॉट जस्ट एस डी बर्मन के साथ, बट केसी दे जो उनके चाचा थे, उनके भी असिस्टेंट रहे थे। केसी दे एक काफ़ी उनके ज़माने में अर्ली 1940s में वो एक एक्टर थे, म्यूज़िक कंपोज़र थे, सिंगर थे। तो उनकी सारी ट्रेनिंग, म्यूज़िक की ट्रेनिंग मन्ना डे जी की उनके चाचा से हुई। और फिर वो बॉम्बे आए, फिर एस डी बर्मन को भी असिस्ट करने लगे। एस डी बर्मन के साथ भी उन्होंने बहुत सारे गाने एक साथ गाए हैं, कंपोज किए हैं। तो मन्ना डे जी पहले असिस्टेंट थे फॉर केसी दे एंड एस डी बर्मन, एंड देन ही ब्रांच्ड ऑफ एंड बिकेम अ सिंगर। क्योंकि उनके चाचा ने मना कर दिया था। जी बिल्कुल। चाचा को उनको केसी डे को एक ऑफर आया था गाने का, बट वो प्लेबैक था एंड प्लेबैक वो करना नहीं चाहते थे किसी और एक्टर के लिए। और मन्ना डे जी वो एक कोने में बैठे हुए थे स्टूडियो में। तो प्रोड्यूसर ने कहा कि मैंने तो साइन कर लिया है, मुझे आपको करवाना ही है, गवाना ही है। सेट कि मैं तो नहीं गाऊंगा। वो गुस्सा हो गए। तो फिर मन्ना डे से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि तुम गा दो फिर ये गाना, क्योंकि ट्रेनिंग तो की थी, उन्हीं के स्टूडेंट थे, तो स्टाइल और ये सब सिमिलर था। तो उन्होंने उस फिल्म के लिए एग्री किया 1943 में, और तब से थैंक यू एक बार फिर से उन प्रोड्यूसर साहब को जो मन्ना डे जी को हमारे सामने लेकर आए, और फिर से रेस्ट इज हिस्ट्री। रेस्ट इज हिस्ट्री। अच्छा, चलते चलते मन्ना डे जी के लिए भी और बलराज साहनी जी के लिए भी बस एक लाइन है ना जो आपके दिल से निकलती हो उनके लिए। बलराज साहनी और मन्ना डे जी दोनों एक एक्टर थे, एक सिंगर थे, बहुत स्टॉलवर्ड्स हैं। बट अगर वो नहीं होते तो शायद हिंदी सिनेमा बहुत अलग होती, अधूरा होता। जैसे मैम ने बताया, देवानंद साहब का भी एक्टिंग करियर, जो एक्टिंग स्टार्ट करवाई वो बलराज साहनी साहब ने कराई। मतलब वो एक तरीके से कई एक्टर्स को भी उन्होंने प्रोत्साहित बिल्कुल, बहुत इंस्पिरेशनल कैरेक्टर हैं वो। एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने वो एक दौर था, वो एक अलग दौर था जब वो अपने एक्टिविज्म को सिनेमा में लाते थे, और कितने मतलब खूबी से लोगों को इंस्पायर किया है अपने रियलिस्टिक रोल्स के साथ। सिमिलरली मन्ना डे जी, एक टाइम था जब उनको टाइम लगा एस्टैब्लिश करने में। बंगाली सिनेमा में, इन हिंदी सिनेमा ऑलरेडी लोग थे, बट ऐसे गाने, क्लासिकल सॉन्ग्स शायद कोई और गा ही नहीं पाता। तो दोनों अगर नहीं होते तो शायद हिंदी सिनेमा अलग होता। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद शौमिनी जी की आप आई, और जैसे हमने कहा ना, बात न करते तो बात अधूरी रह जाती। तो उस बात को कुछ हद तक हम लोगों ने मिलकर पूरा करने की कोशिश की, क्योंकि ये तो ऐसे अथाह सागर हैं कि जितना डूबते जाएंगे ना उतना कुछ नया आता जाएगा। थैंक यू सो मच। कितने सारे मोती जो है आप इस सागर में से निकाल कर हमारे लिए लेकर आई। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस।